इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि आधुनिक भारत के इतिहास को हमें कितने क्लास में पढ़ना है। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आधुनिक भारत के इतिहास का पूरा जो सिलेबस है उसको मैंने बहुत डिटेल से कवर किया था। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग इस बात का डिस्कशन करेंगे कि आधुनिक भारत को हम कितने क्लास में कवर करेंगे और किस क्लास में क्या सिलेबस रहेगा, क्योंकि इससे हमारी पढ़ाई में ये निश्चित हो जाएगा कि किस दिन हमें किस क्लास में क्या पढ़ना है। उसके माध्यम से आप बुक्स भी पढ़ पाएंगे और पीवाई के नोट्स भी देख पाएंगे। होता क्या है कि मान लीजिए आपने पहला क्लास कवर किया और उस क्लास में मैंने बताया कि आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हुआ है वो क्लास नंबर 1 और 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपके पास एक ऐसा रोड मैप रहेगा जो आपको ये तय करने में हेल्प करेगा कि मुझे किस दिन कौन से क्लास में क्या क्या पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, सामान्यतः बुक्स भी पढ़ लेंगे और बुक्स के साथ साथ आपको पीवाईक्यू देखना भी अनिवार्य है। तो इस क्लास के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि किस क्लास में हमें क्या पढ़ना है, वो इसमें डिस्कस करेंगे। सामान्यतः मैंने आपको बताया था कि जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में कम से कम हमें 30 क्लास की आवश्यकता होगी। 30 प्लस ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारत का इतिहास जहां एक और पीटी में महत्वपूर्ण है तो वहीं मेंस में भी। क्योंकि यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, उसके मेंस का जीएस पेपर वन जीएस पेपर वन जो होता है, जो यूपीएससी में 250 नंबर का होता है, उस 250 नंबर में हिस्ट्री का एक अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल है और उसमें मॉडर्न हिस्ट्री शामिल है। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से पढ़ना होता है। इसलिए इसमें 30 से ज़्यादा क्लास लगे ही जाते हैं। लगभग 60 से 70 घंटे की क्लास इसमें बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर हम देखें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमको इतना नहीं पढ़ना होता है। इसलिए आधुनिक भारत के इतिहास में किस क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 29 से 30 क्लास जो है वो लग जाएंगे, पूरा रोड मैप है। इसके द्वारा आप धीरे धीरे आधुनिक भारत में यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में आप 1947 तक पढ़ेंगे, तो आपको एक रोड मैप मिल गया है। अब देखिए 18वीं सदी का भारत और यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 में आप क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे 18वीं सदी का भारत। 18 सेंचुरी में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी जिसका सबसे ज्यादा फायदा यूरोपीय कंपनियों ने उठाया, और उन यूरोपीय कंपनियों में सबसे ज्यादा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो उत्तर भारत में किस प्रकार मुगलों का पतन हो रहा था और दक्षिण भारत में किस प्रकार मराठाओं का अभ्युदय पेशवाओं के शासनकाल में हो रहा था। आप देखेंगे कि बंगाल की राजनीतिक स्थिति क्या थी, बंगाल ने अपने आप को कैसे मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में स्वतंत्र कर लिया था, अवध भी स्वतंत्र हो रहा था, हैदराबाद में निजाम भी स्वतंत्र हो चुके थे, मैसूर राज्य का भी उदय हो गया था और कर्नाटक ने भी अपनी भूमिका निभाना स्टार्ट कर दिया था। वहीं जो क्या बोलते हैं मराठा जो थे, मराठा भी अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर उत्तर भारत की ओर सक्रिय हो चुके थे। और उसी समय जहां मुगलों का अंत तय हो गया था, वहीं विदेशी आक्रमण हो रहे थे जिसमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण जो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो 18वीं शताब्दी में आप पूरी भारत की राजनीतिक स्थिति देखेंगे जिसमें मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के द्वारा ये तय हो गया था कि अब मुगलों का अंत सुनिश्चित है। उसके बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय जिसमें मराठा हुआ, बंगाल हुआ, मैसूर हुआ, और राजनीतिक अस्थिरता, एक ऐसी राजनीतिक अस्थिरता जिसको भरने में बहुत समय लग गया था। ये हम क्लास नंबर 1 में देखेंगे। वहीं क्लास नंबर 2 और 3 जो हमारा रहेगा वो रहेगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज आदि पढ़ेंगे। ये दो इसमें 2 पार्ट क्यों लग जाएंगे? क्योंकि
ये सिलेबस इसका काफी बड़ा है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यूपीएससी सामान्यतः हर वर्ष इसके कुछ जो व्यापारिक केंद्र थे उनसे लेकर क्वेश्चन पूछ रही है। तो उसमें हम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसियों को अच्छे से कवर करेंगे और ये भी बताएंगे कि दूसरी यूरोपीय कंपनियों की असफलता और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के क्या कारण थे। और इसमें कर्नाटक युद्ध भी आपको देखने होंगे, जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, जिन 3 कर्नाटक के युद्ध में अंततः अंग्रेजों ने फ्रेंचीसियों को हरा दिया था। वहीं देखिए क्लास नंबर 4 से हम लोग बढ़ जाएंगे किस ओर। क्लास नंबर 4 से हम लोग बढ़ेंगे अंग्रेजों की भारत विजय। अंग्रेजों की भारत विजय। अब अंग्रेजों ने भारत विजय का प्रण कर लिया था, अब वो भारत विजय में धीरे धीरे लग गए थे। तो बंगाल विजय के अंतर्गत हम देखेंगे किस प्रकार प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, ये इस क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद एक संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत 12 अगस्त 1765 वह दिन था जिस दिन अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया था। दीवानी के अधिकार का मतलब है राजस्व प्राप्ति का अधिकार अब अंग्रेजों के पास आ चुका था। धीरे धीरे राजस्व के बाद उन लोगों ने निजामत के अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे। और अब बंगाल की राजनीति जो थी वो ये तय हो चुकी थी कि अब अगला दिन जो है, अगला ये सुबह है, वो अब अंग्रेजों की है। उसके बाद क्लास नंबर 5 में हम पढ़ेंगे मैसूर विजय। किस प्रकार टीपू सुल्तान और हैदर अली का अंत हो गया और इस अंत में अंग्रेज और मैसूर के मध्य 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। और इन 4 आंग्ल मैसूर में अंततः 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया और मरने के बाद मैसूर के शासन का भी अंत कर दिया गया और वो अंग्रेजों का अंततः अधीनस्थ हो गया। क्लास नंबर 6 में हम कवर करेंगे अंग्रेजों की मराठा विजय। मराठा विजय में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार मराठाओं का उदय पेशवाओं के शासनकाल में हुआ, किस प्रकार बालाजी विश्वनाथ के उदय होने से लेकर धीरे धीरे मराठाओं की सत्ता स्थापित होने लगी थी। और छत्रपति अर्थात शिवाजी के बाद मराठाओं ने, छत्रपति के बाद पेशवाओं ने फिर मराठाओं का उदय आरंभ हो गया था। इस प्रकार 1818 ईस्वी तक मराठों का अंतिम चरण था। इसके बीच में 3 मराठा युद्ध हुए थे, आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, जिसमें अंतिम मराठा युद्ध 1818 में हुआ और मराठा शक्ति का अंत कर दिया गया था। उसके बाद क्लास नंबर 7 में हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंध का विलय और पंजाब विजय। किस प्रकार अंग्रेजों ने 1843 ईस्वी में सिंध का विलय कर लिया। उस सिंध का विलय कर लिया था जिसने हमेशा अंग्रेजों को समर्थन दिया था। यहाँ तक कि प्रथम अफगान युद्ध सिंध की जमीन पर लड़ा गया था और इतिहासकार कहते हैं, कुछ इतिहासकार, कि ये युद्ध तो सिंध की सेना का युद्ध था। लेकिन अंततः नेपियर ने इसका विलय कर लिया और महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद द्वितीय आंग्ल क्या बोलते हैं सिख युद्ध में लास्ट में सिक्कों का भी अंत हो गया। इस प्रकार सिख साम्राज्य भी अंग्रेजों के हाथों में आ गया। वही क्लास नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे हम, तो बढ़ेंगे विस्तार की नीति। क्योंकि ये जानना भी तो महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों ने भारत को तो जीता था, लेकिन भारत जीतने में वो कौन सी पॉलिसी थी जो अंग्रेजों ने अपनाई थी। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिंग फेंस की नीति, सहायक संधि, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अधिकनस्थ पृथक्करण की नीति। वो सारी नीतियां मैं इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। वहीं क्लास नंबर 9 में हम पढ़ेंगे प्रशासन, प्रशासनिक केंद्रीकरण, किस प्रकार उनकी प्रशासनिक नीतियां थी, किस प्रकार संविधान का डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार 1773 की रेगुलेटेड एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 से लेकर अंततः 1949 में किस प्रकार भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, वो सब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। वहीं हम आगे बढ़ेंगे तो अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली, उस भू राजस्व प्रणाली में
किस प्रकार स्थायी बंदोबस्त हुआ था, जिसको हम जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था। इस जमींदारी व्यवस्था के क्या दोष थे, जमींदारी व्यवस्था में कौन भूमि का मालिक था, कितना क्या टैक्स लगता था, अंग्रेजों की इसके पीछे क्या छुपी हुई वो नीति थी, जिसमें अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत में मुझे एक ऐसा वर्ग मिल जाए जो हमेशा अंग्रेजों का समर्थन करे, इसलिए इसके द्वारा एक ऐसा वर्ग भी अंग्रेजों को मिला। उसके बाद क्लास नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे आर्थिक बदलाव। कौन से आर्थिक बदलाव, जिसमें हम पढ़ेंगे रेलवे और बैंकिंग का विकास और औद्योगिक पतन। जहां भारत में एक तरफ रेलवे का विकास हो रहा था, वहीं भारत में एक और अकाल और भारत के औद्योगिक पतन हो रहा था, जिसमें भारत का वो हथकरघा, वो कुटीर उद्योग नष्ट हो चुका था, जिसकी साख भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व में मानी जाती थी। अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसियों के द्वारा भारत के उस कुटीर और हथकरघा क्या बोलते हैं, हथकरघा हस्तशिल्प विभाग का, या हम कहें उसका आर्थिक पतन कर दिया गया था, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वहीं हम पढ़ेंगे प्रशासनिक ढांचा, जिसमें सिविल सेवा का विकास, पुलिस और न्याय का विकास, वहीं सेना का विकास आदि। वहीं क्लास नंबर 13-14 में संवैधानिक विकास, रेगुलेटन एक्ट से लेकर पूरा 1733, 1833, 1853, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1909, 1919, 1935 और 1947 तक के सारे अधिनियम इसमें कवर होंगे। वही क्लास नंबर 15 में हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षा का विकास। उस शिक्षा का विकास जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारत में सदियों से चली आ रही स्थानीय भाषाओं और दूसरे भाषाओं को नीचे दबा दिया था और अंग्रेजी भाषा को उठा दिया था, और अब भारत में अंग्रेजी के माध्यम से भारत में एक ऐसा नया वर्ग पैदा हुआ था जो सामान्यतः अंग्रेजों का स्टार्टिंग में समर्थन करता रहा, लेकिन बाद में वो वर्ग भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रमुख भागीदार बना और उसने भारत की स्वतंत्रता में अपनी प्रबल भूमिका का निर्वहन किया था। वहीं इसमें हम देखेंगे मैकाले और वुड ऑफ डिस्पेस। वह मैकाले जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी, और उस अंग्रेजी शिक्षा की नींव के पीछे वो कौन कौन से निहित उसके स्वार्थ थे, वो सब क्लास के दौरान हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम हंटर आयोग, विश्वविद्यालय अधिनियम, सर्जेंट प्लान से लेकर वो वर्धा योजना, जिसके माध्यम से महात्मा गांधी चाहते थे कि हम अखिल भारतीय स्तर तक एक ऐसी शिक्षा का विकास कर दें जिसमें मूलभूत और प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे पाए, वो सब हम इस क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 16 1857 का विद्रोह। 1857 का वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसने भारत में राष्ट्रीय या राष्ट्रवाद की भावनाओं को एक नए अंजाम तक पहुंचा दिया था, और वो भारत का राष्ट्रवाद अब धीरे धीरे अभ्युदय होने लगा था। और 1857 में के विद्रोह में जिस राष्ट्रवाद के बीज को डाला गया था, वो धीरे धीरे जन्म ले रहा था, और वो धीरे धीरे एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया, और संपूर्ण भारत जो था वो राष्ट्रवाद के ऐसे रंग में डूब गया जिसमें अंततः अंग्रेजों को भारत से सत्ता छूटनी पड़ी। इस प्रकार इसके सामाजिक आर्थिक कारण कौन से थे, केंद्र कौन कौन से थे, कंपनी के शासन का अंत, मतलब वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने बंगाल से लेकर मैसूर, मैसूर से लेकर उत्तर भारत तक, और उसने म्यांमार, वर्मा, ऊपर में भूटान आदि, अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया था, वो कंपनी का अंत 1858 के एक्ट में हो गया था। 1858 के एक्ट में हो गया था, और अब जो भारत का शासन था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में हो गया था। और इसी एक्ट के अनुसार अब
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत हो गया था। अब भारत परिषद बनाई गई थी और अब भारत का शासन दूसरे स्तर से चलाया जा रहा था। वहीं हम बढ़ेंगे 17वीं क्लास की ओर, तो हम पढ़ेंगे सामाजिक सुधार, जिसके अंतर्गत सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह और प्रमुख संस्थाएं, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद आदि ऐसे कई लोगों को हम पढ़ेंगे। वहीं हम पढ़ेंगे 18वीं क्लास में कांग्रेस से पहले संगठन। कांग्रेस के पहले कौन कौन से संगठन थे, कैसे एल्बर्ट विवाद था, कैसे इंडियन एसोसिएशन की भूमिका थी, वो सब हम किसमें पढ़ेंगे, क्लास नंबर इसमें। अब देखो हम लोग पहुंचेंगे क्लास नंबर 19 में। क्लास नंबर 19 में हम पढ़ेंगे 1885 ईस्वी में किस प्रकार कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस में एओ ह्यूम का क्या योगदान था, किस प्रकार कांग्रेस पर जो प्रारंभिक आक्षेप लगाए गए थे कि कांग्रेस जो है वो एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी, कोई लोग कहते थे तड़क चालक का काम कर रही है, किस प्रकार कांग्रेस की एक गर्मदार की विचारधारा थी, एक नरम दल की विचारधारा थी, उन्होंने क्या योगदान दिए, इनके क्या क्या कारण थे, वो हम उस क्लास के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। क्लास नंबर 20 में हम करेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा। 1905 में जब भारत में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ तो स्वदेशी आंदोलन ने भारत के राष्ट्रवाद को एक ऐसी दिशा दी, जो राष्ट्रवाद धीरे धीरे विकसित हो रहा था वो एक बहुत तेजी से विकसित हुआ, और उस विकास के पीछे आप वो कारण भी देख पाएंगे जो भारत के राजनीति में नए नए चीजों को लाकर आ रहे थे। वहीं क्लास नंबर 21 में हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह और गांधी का आगमन। उन क्लास नंबर 21 में क्या होगा कि उसको में हम कई डायमेंशन देंगे, जिसमें हम 1905 के आसपास जो क्रांतिकारी आंदोलन विकसित हुए थे उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद 1920 के दशक में और विदेश में कौन कौन सी क्रांतिकारी धाराएं चली थी उन सब का अध्ययन हम इसमें करेंगे। और वहीं हम करेंगे महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में आगमन और राष्ट्रवाद को एक नई दिशा। वहीं क्लास नंबर अगर हम 22 में देखें तो क्लास नंबर 22 में हम देखेंगे कि किस प्रकार असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी बनी। 1920 का वो दशक जब भारत में असहयोग आंदोलन का स्टार्ट हो गया था, और असहयोग आंदोलन यद्यपि प्रथम दृष्टा असफल हो गया, लेकिन उसने भारत के राष्ट्रवाद को एक ऐसा अंजाम दिया था जिसमें आप गरीब, मजदूर, महिलाएं और किसान, भारत का ऐसा वर्ग जो वंचित रहा था, अब वो भी धीरे धीरे भारतीय राजनीति में आने लगा था। अब महिलाओं ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना आरंभ कर दिया था। जिन महिलाओं ने कभी अपनी दहलीज को नहीं नाका था, अब वो महिलाएं बढ़ चढ़कर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रही थी। वो महिलाएं जिनका 1829 ईस्वी में ब्रिटेन की सरकार ने सती प्रथा उन्मूलन किया था, जिनके कल्याण के लिए कभी विधवा पुनर्विवाह जैसे नियम बनाए गए थे, जिनके लिए कभी एज ऑफ सेटलमेंट एक्ट आए थे, इस प्रकार आप देखेंगे कि महिलाएं भी अब भारतीय राजनीति में आने लगी थी। आप देखेंगे क्लास नंबर 23 में साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन। 23 में लेसन्स में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार भारत में साइमन कमीशन का आरंभ हुआ था, और साइमन कमीशन के बाद आप देखेंगे नेहरू रिपोर्ट और लाहौर का वो अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की घोषणा की कि भारत अब स्वदेश की ओर बढ़ेगा और स्वशासन भारत को चाहिए। इस प्रकार आप देखेंगे क्लास नंबर 24 में गोलवे सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय और पूना पैक्ट, वो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिनमें ब्रिटेन की सरकार ने दलित वर्ग को पृथक पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था, वो सफल नहीं हो पाया। अंततः महात्मा गांधी और वी आर अम्बेडकर के मध्य में एक संधि हुई, उसको बोलते हैं पूना पैक्ट, और अम्बेडकर ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया, बाद में कुछ रिजर्वेशन दिया गया, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वही हम क्लास नंबर 25 में पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव और कृष्ण मिशन। कृष्ण वो मिशन जो ये चाहता था, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक विश्व की राजनीति में
सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था और उस सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की सरकार ये चाहती थी कि हम भारत के लोगों का समर्थन हासिल कर लें, क्योंकि ब्रिटेन की सेना में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक थे। लेकिन उस समय की राजनीति में कुछ ऐसे भारतीय क्रांतिकारी होंगे जिनमें आप एक नाम पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस। ऐसे भारत में अनेकों नाम हैं जो ये चाहते थे कि हम इसका फायदा उठाएं और ब्रिटेन को भारत से ढकेलने का प्रयास करें। वहीं क्लास नंबर 27-28 में हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन और भारत विभाजन। भारत विभाजन और कैबिनेट मिशन आप इस क्लास में पढ़ेंगे। वो भारत विभाजन हो गया था 1947 में, 14 अगस्त 1947 की वो डेट जिसमें अखिल भारत को दो भागों में बांट दिया जाएगा। एक भारत कहलाए, एक हिस्सा कहलाएगा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा जो है वो भारत के नाम से जाना जाएगा। तो इसके पीछे कौन से वो निहित स्वार्थ थे लोगों के जिन्होंने अंततः भारत के दो टुकड़ों में विभाजित करा दिया। ये जो टुकड़े थे ये उस हिंदुस्तान के टुकड़े थे जिस हिंदुस्तान के लिए कभी भगत सिंह ने सपना देखा था। उस हिंदुस्तान के टुकड़े थे जो सदियों से भारत को एक विश्व स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। लेकिन 1947 में भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। वहीं इसके पहले क्लास नंबर 6 में आप पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ तो किया जाएगा, लेकिन ये आंदोलन अपने आप ही चलेगा और ये अंग्रेजों को प्रमुख चुनौती देगा। वहीं क्लास नंबर 29 में हम स्वतंत्रता आंदोलन 1947 की एक्ट और समाजवादी आंदोलन पर चर्चा करेंगे। और इसके बीच में आप कुछ ऐड कर लीजिए, अगर हमें कुछ जरूरत पड़ेगी तो कुछ क्लास हम इसमें नए ऐड कर लेंगे। वो ऐड किस लिए कर लेंगे, मान लीजिए इसी में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये वाला बंगाल विभाजन पढ़ लिया। बंगाल विभाजन पढ़ने के बाद ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इस टॉपिक के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी में 10 से 15 वर्षों में जो PYQ के रूप में प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न आए हैं उनका डिस्कस कर लेंगे। कुछ अगर स्टेट PCS में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो सामान्यतः बड़े स्तर के हो सकते हैं तो उन पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो इस क्लास के दौरान मैंने आपको बताया कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का क्या रोड मैप रहेगा, इसलिए इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। थैंक यू।